ऐसा जमाना था कि मीडिया को बहुत फ्रीडम था, बहुत आज़ादी थी। मैं तय करता था कि मुझे क्या चलाना है। अब चैनल के मालिक तय करता है कि क्या चलाना है, पत्रकार तय नहीं करता है। इसीलिए आपको चैनलों की खबरों में पत्रकारिता नहीं दिखेगी, वो मालिक का डिसीजन दिखेगा। तो मुझे नागवार गुजरा, जीवन भर फ्री होकर काम किया, अपनी शर्तों पर किया, फिर क्यों हम मालिक के हिसाब से अपना पत्रकारिता करेंगे। तो मैंने छोड़ा, यूट्यूब लॉन्च किया और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। श्रीकांत सर, आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आज लाखों करोड़ों बिहारी युवाओं की धड़कन है आज, जो आप आज बातों को रखते हैं, बिहार की बात को सबके सामने। हजारों करोड़ों लोग फॉलोअर हैं आपके। हम लोग सिलीगुड़ी रह के भी सर आपके वीडियोस देखते रहते हैं। जिस तरीके से आपका कार्यक्रम रहा है, अच्छा लगा यहाँ आकर। मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ है और नॉर्थ ईस्ट तो हमारे लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है। और मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि मुझे जाना है, लेकिन दार्जिलिंग अभी कभी जा नहीं पाया। पूरा देश घूम चुका हूँ लेकिन दार्जिलिंग नहीं जा पाया। तो अब तो जाना एकदम पक्का है, क्योंकि अब बहुत दोस्त हो गए हैं मेरे और हम लोग मिल लिए तो अच्छा लग रहा है। और गाँवों में तो असली भारत बसता है और गाँव में अभी भी जो उत्पादन होता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ों पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वो दुर्लभ है। बाजार में तो बहुत कुछ उपलब्ध है लेकिन गारंटी नहीं है शुद्धता की। तो गाँवों से, पहाड़ी इलाकों से जो जड़ी बूटियाँ आएंगी उसकी बहुत उसका अहम रोल रहेगा हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने में। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बिहार के लोगों का बहुत गहरा लगाव है और इस तरह के एग्जीबिशन लगाने से हम दोनों एक दूसरे के कल्चर से, प्रोडक्ट से रूबरू होंगे और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। तो आप लोग जब भी आप आएंगे, आपका हमेशा स्वागत है। हम लोग मीडिया के तरफ से जो कर सकते हैं करेंगे। अचानक हम लोगों की मुलाकात हो गई थी पुस्तक मेला में। मैंने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। हाँ, देश के कवियों को बुलाया था और ये पहले से खोज रहे थे लेकिन हम लोग मिल गए पुस्तक मेला में। तो वहीं से न्योता मिला तो मैं चला गया था बनारस आपके प्रोग्राम के लिए ही, भागा भागा आया कि हम जहाँ जाना है कुछ दिन बाद, वहाँ के लोगों से मिलने से चूक न जाऊँ। तो हमारी दोस्ती हो गई इतने लोगों से, इतने लोग तो पहचानेंगे ही। अब इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग आए हैं यहाँ पे, मैं आपका बिहार की धरती पे अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ अपने बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से। और हम आगे भी हम लोग बिहार में जीआई फेस्टिवल कई स्टेट में लग भी रहे हैं, यहाँ भी लगाएंगे। जो हमारे उत्पाद है, जीआई की बात हो रही है, तो ये लोकल फॉर वोकल के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है कि हम अपने नियर बाई स्टेट, बिल्कुल बगल में हमारा बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ हम लोग अक्सर जाते रहते हैं, हम बिहार का ही पार्ट मानते हैं। तो आप लोग आए तो हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। सबको सादर प्रणाम। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह का आयोजन पटना में हुआ है। इसकी अहमियत को आप कैसे देखते हैं? देखिए श्रीकांत जी, बिहार की भी अपनी एक गरिमा है कि हम अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं और नॉर्थ ईस्ट के जो लोग आए हुए हैं और इनका अभिनंदन हम लोग कर रहे हैं। और 2 दिन से मैं भी, कल परसों मैंने भी मीडिया में देखा कि काफ़ी हमारे कृषि मंत्री भी आए थे यहाँ पे, कल ग्रामीण विकास मंत्री भी आए थे और गंगा प्रसाद जी भी आए थे। सभी लोग आ रहे हैं और सिटी सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारे लोकल जो पटना के लोग हैं वो लोग यहाँ आके देख रहे हैं कि कैसे जो हमारे लोग जो प्रोडक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको बिहार में कैसे एक मार्केट मिले। तो इसमें मुझे लगता है कि आगे चल के हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, ये भी आजकल ऑनलाइन ज़माना है। मैं देख रहा था बहुत सारे जो अभी बैठे बैठे ही देख रहा था, बहुत लोग आपस में एक दूसरे का ईमेल ले रहे थे। आजकल ऑनलाइन ज़माना है, किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए कहीं से कहीं भी आ सकता है। तो एक ये बिहार के लोगों को नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट के बारे में समझने का एक प्लेटफार्म मिला और इससे तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में भी हम लोग एग्रो टूरिज्म की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम जीआई के मामले में हम लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं।
अब हमें जीआई को कैसे अपने और मार्केट में लाना है दूसरे स्टेट के। बिहार का जर्दालू बिहार में नहीं रहे। नॉर्थ ईस्ट के लोग तो अपना प्रोडक्ट लेकर यहाँ आ गए पटना में। अब आप बिहार के प्रोडक्ट को लेकर कब जाएंगे नॉर्थ ईस्ट? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमने अभी बात की है कि सिलीगुड़ी में हम लोग जो मैंगो और शाही जो लीची आम का सीजन होगा, उस समय मैंने रिक्वेस्ट किया रवि बसु जी से, इन्होंने हमसे भी रिक्वेस्ट किया है कि एक सिलीगुड़ी में और बगल में हमारा किशनगंज में कॉलेज है, डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय, आप जानते ही हैं, वहाँ उसमें हम सिलीगुड़ी में, क्योंकि सिलीगुड़ी हमारा ऐसा हब है, सिलीगुड़ी किशनगंज में जो हमारी चाय होती है, किशनगंज में के आसपास जो हमारा आजकल ड्रैगन फ्रूट हो रहा है और अनानास की खेती हो रही है, इसका सबसे बड़ा मार्केट हमारा नॉर्थ ईस्ट ही है। तो स्वाभाविक है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट एक अभी भी, अगर वो चाय वहाँ की जाती किशनगंज के नाम से, लेकिन अभी वो बिकती है उस नाम से, दार्जिलिंग के नाम से। अब हम लोग, हमारी सरकार लगी है कि किशनगंज चाय के नाम से हो, लेकिन अभी किशनगंज की ही चाय जाती है तो दार्जिलिंग के नाम लग जाता है, सिलीगुड़ी की लग जाती है, लेवल लग जाता है। हमें अपनी पहचान स्वयं बनानी है और ये हमने कहा है कि हम लोग जब, क्योंकि हम वहाँ पे जब जीआई का फेस्टिवल लगाएंगे तो उसमें लाइव प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे अभी संतरा के इनके प्रोडक्ट हैं, तो हमें सबसे उपयुक्त सीजन लग रहा है कि जब हमारे पास आम होंगे, लीची होगी, दोनों के बीच में बहुत कम गैप होता है, उस समय हम रखेंगे। बाकी मखाना हमारा आप देखते हैं कि सीमांचल का ही, दरभंगा रीजन का है, वो भी सिलीगुड़ी में। तो हम लोगों ने एक ऑफर दिया है कि हम लोग सिलीगुड़ी में अगले सीजन में एक जीआई फेस्टिवल, बिहार की जीआई प्रोडक्ट का एक टूरिज्म का प्रोग्राम करेंगे इनके साथ, और इन्होंने हमें सहमत दी है, क्योंकि लोकल में प्लेटफार्म में ये लोग हमें मदद करेंगे। और हमारा साइंटिफिक जैसे टीम है, अमरिंदर जी हैं, जो हमारे स्टार्टअप भी हैं, इससे तो दोनों राज्यों को फायदा होगा। बहुत फायदा होगा। के तो लोग ये वहाँ के एक प्रोडक्ट को बहुत फायदा बड़ा होगा। प्लेटफार्म है कि हमें लोगों को समझने में, अभी जैसे एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिस्ट, ये हमारा वहाँ पे लीड लेंगे, हमें भी पार्टनर चाहिए ना। जैसे हम यहाँ पे पार्टनर हैं, हमारे अमरिंदर जी और ये लोग पार्टनर हैं, हमें वहाँ पार्टनर चाहिए। तो इन्होंने हमें सहमत दी कि वहाँ पे हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ताकि जिस तरह हमने नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे प्रोडक्ट लाए हैं, हम बिहार के प्रोडक्ट को नॉर्थ ईस्ट में ले जाएंगे। तो एक सिलीगुड़ी से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अगले सीजन में। जी, ये टूरिज्म के साथ साथ हम लोगों का व्यापारिक रिश्ता भी मजबूत व्यापारिक होगा। टूरिस्ट, एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे, बिहार के लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा देंगे और अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा है जो बिहार और बंगाल, अभी तो हम लोग घूमने जाते हैं, अभी वहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद उठाते जी। हैं। अब जाएंगे तो मार्केटिंग हम करके वहाँ पे आएंगे, मार्केटिंग करके भी आएंगे, अपना प्रोडक्ट भी अपना प्रोडक्ट लेकर लेके जाएंगे। तो ये हमारा जो अभी हम लोग बंगलौर वगैरह जा रहे हैं, हम अब नॉर्थ ईस्ट को फोकस करेंगे अपने प्रोडक्ट के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इनके साथ हमारी लाइजनिंग हुई, एक पार्टनरशिप बनी है, और आगे चल के ये इस प्रोग्राम के माध्यम से, अभी इन्होंने जिस तरह बिहार में पहली बार किया है, तो बिहार भी पहली बार नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। उसमें हमें अमरिंदर जी, आप लोगों की मदद चाहिए होगी, और रवि जी ने और गीताली जी ने हमें वादा किया है कि हम आपको वहाँ पूरा सपोर्ट करेंगे। तो श्रीकांत जी, एक बहुत बड़ी शुरुआत है ये, कि आगे चल के बिहार के एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा होगा और हम बिहार के प्रोडक्ट को नॉर्थ ईस्ट में भी ले जाएंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर साहब को, इन्होंने बताया कि कैसे दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध और गहरे हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। आप भी जाइए नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ का प्रोडक्ट जरूर लेकर आइए, क्योंकि वहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है वो बिहार में उपलब्ध नहीं है, और जो बिहार में उपलब्ध है वो वहाँ नहीं है। तो हम एक दूसरे के प्रोडक्ट का भी लाभ उठाएं और अपना संबंध, जो सांस्कृतिक विरासत है, रिश्ता है, उसको भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। एक छोटा सा अचानक आपकी बात से ना मुझे एक क्यूरियोसिटी आई। मैं तो ना टूरिज़्म से हूँ ना खेती से, आई एम एन आर्टिस्ट, और मुझे जगह घूमना बहुत पसंद है। तो आपने एग्री टूरिज़्म बोला कि बिहार में संभावना है, अब हम जरा इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं। आप, अगर हम एग्री टूरिज़्म के लिए बिहार आए तो आप कहाँ कहाँ घुमाना चाहेंगे हमको? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजगीर को सबसे बड़ा एग्री टूरिज्म का सेंटर बना दिए हैं। वाल्मीकि नगर में एक एग्री टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर बनाया गया है, वाल्मीकि नगर चंपारण में है। इवन हमारा जो किशनगंज महाविद्यालय है, वहाँ भी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को एक एग्रो टूरिज्म का सेंटर बनाया गया, क्योंकि बंगाल के जो लोग हैं वहाँ पे हमारे महाविद्यालय में आए और वहाँ पे हमारी लोकल चीज़ों को भी खाएं, वहाँ कॉलेज में सब्जी भी लें, वहीं पे बनाएं। इस तरह का हाट वगैरह भी बन रही हैं, वो रहने के लिए भी बन रहा है। और राजगीर के अलावा हमारा बोध गया सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है, बोध गया, जहाँ पे महात्मा, ये ज्ञान की धरती है। आप जानते हैं महात्मा बुद्ध
अशोक ऐसी धरती है जहाँ पे एग्रो टूरिज्म की संभावना है। अभी मैं गया था, हमारा एक स्टार्टअप है, उसने अपना एग्रो टूरिज्म का सेंटर बनाया है। लोग वहीं पे आते हैं, वहीं सब्जी खरीदते हैं, उसी खेत में ग्रो की गई सब्जी खरीदते हैं और वहीं पे मसाला बिकते हैं ऑर्गेनिक, वहीं पे वो अपना गेहूं खरीदते हैं। तो सारी चीज़ों को ये हो गया है, तो एग्रो टूरिज्म बिहार में बढ़ रहा है। एक और मैं कहूँगा कि हमने अपना जो यूट्यूब चैनल हमारा BAU सबौर का है, उसके 5 करोड़ से अधिक व्यूअर्स हैं और उसमें ज़्यादातर व्यूअर्स 4 करोड़ से अधिक दूसरे कंट्री के हैं। 1 करोड़ इंडिया के होंगे, जिसमें 40 लाख बिहार से हैं, बाकी बिहार के राज्य के ये इंडिया के दूसरे शहरों के हैं और 4 करोड़ से अधिक दूसरे कंट्री के हैं। यानी कि वो हमारी फिल्में देख रहे हैं कि कैसे, एक हमारी फिल्म है ड्रैगन फ्रूट की, जो शुरुआत हमने किशनगंज से की थी, उस फिल्म को 30 लाख लोगों ने ज़्यादा से देखा और बिहार में केवल जो किशनगंज में हो रहा था वो सीमांचल में होने लगा, लेकिन उसका मार्केट कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि गाँव में खेती होने लगी, गाँव में खेती होने, लेकिन अभी भी मार्केट उसका सबसे बड़ा मार्केट हमारा नॉर्थ ईस्ट का, सीमांचल का लोगों को सबसे ज़्यादा, रात में गाड़ियाँ चलती हैं उसमें लाभ देते हैं। और सिलीगुड़ी से नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं कि वो वहाँ का कॉरिडोर है, तो ये बहुत बड़ा है। हमने 4 यूट्यूब हमारे रेडियो स्टेशन भी हैं। अभी हमने एक हमारा 90.8, कभी भी आप डाउनलोड कर लीजिए कि रेडियो से भी, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, कैसे हम कम्युनिटी को मोबिलाइज करें, उस पर भी हमारा चल रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि एग्रो टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं और बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। और हमारी राज्य सरकार, आप जानते ही हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब एक नई दिशा की ओर जा रहा है, जिसमें औद्योगिक क्रांति, एग्रो टूरिज्म, इन चीज़ों की अब बात होने लगी है। श्रीकांत सर से एक सवाल है सर, कि पहले इतना एग्रीकल्चर इतना सर वो नहीं हुआ करता था, ग्लैमराइज, बट अभी कुछ रिसेंट दिनों में देख रहे हैं कि सर जिस प्रकार से सोशल मीडिया में और आप लोगों के द्वारा जिस प्रकार से एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया है, तो एग्रीकल्चर एक उभरता हुआ सेक्टर एक देखा जा रहा है और ग्लैमर दिख रहा है इसमें। जैसे तो सर आप बताएंगे सर, मीडिया किस तरीके से? देखिए, देश की 70% जो जमीन है वो 20% लोगों के कब्जे में है, यानी बाकी लोग भूमिहीन है। तो बिहार में कृषि को इंटरप्राइजिंग बिजनेस की तरह बढ़ाया ही नहीं गया। अब वो समय बदल रहा है। अब बिहार सरकार की कोशिश है कि कृषि को इंटरप्राइजिंग बिजनेस के तौर पर बढ़ाया जाए, मतलब खेती को भी बिजनेस की तरह लिया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए अब तक नकदी फसलों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, मिलेट्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो नए नए प्रयोग हो रहे हैं और कृषि क्षेत्र में भी बहुत नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। अब शहरों से मैनेजमेंट करके, IIT करके लोग गाँवों में आ रहे हैं और खेत लेकर लीज पर वो खेती कर रहे हैं और नौकरी से ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। तो जो किसान परेशान है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, उसके लिए तो नई अपॉर्चुनिटी है। वो अपना खेत लीज पर देखकर वो सीख तो रहा है ना कि हम भी आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि खेती को इंटरप्राइजिंग बिजनेस की तरह डेवलप करने की दिशा में बिहार सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, कृषि विभाग काम कर रहा है और ये काबिल तारीफ है। हम लोग सब एग्री सेंटर है जहाँ पे हम युवाओं को एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप की ट्रेनिंग देते हैं। अमरिंदर जी हमारे उसके प्रोडक्ट हैं, आशुतोष जी भी उस प्रोडक्ट हैं। करीब हमने अभी 70 से अधिक स्टार्टअप, स्टूडेंट भी रहे हैं, 70 से अधिक स्टार्टअप हैं हमारे, जिसको हमने मोर देन 5 करोड़ रुपए फाइनेंस किया है, उनसे हम ले नहीं रहे हैं। तो बिहार में एक स्टार्टअप का माहौल, जो पहले एग्रीकल्चर में स्टार्टअप नहीं होता था, दूसरे सेक्टर में होता था, तो बिहार में एग्री स्टार्टअप का माहौल बन रहा है और हमने 70 से अधिक स्टार्टअप तैयार किए हैं, चाहे वो मखाने का क्षेत्र हो, चाहे हमारा मिल्क का क्षेत्र हो। तो हमारे युवा अब इस दिशा में आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम इंटरप्राइजिंग की ओर जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। एक ब्रीफ अपने, क्योंकि सर आपका जो स्टोरी है एक इंस्पिरेशन है हम लोगों के युवाओं के लिए, बिहार के लिए, तो 2 शब्द अपने बारे में। धोखे से पत्रकार बने क्या? क्योंकि मेरे घर में मेरे बड़े भाई IPS अधिकारी हैं और कहाँ के रहने वाले हुए सर आप? DGP के पद से रिटायर हुए। अच्छा, गुप्तेश्वर पांडे जी जी, हाँ। तो मेरे बड़े भाई हैं, तो घर में जो IAS IPS निकल जाए तो घर में वही माहौल होता है कि सबको वही बनना है, वही करना है। लेकिन संजोग से मैं एक पत्रकार के परिवार के साथ रहता था और लेटर टू एडिटर लिखने लगा हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में। फिर एक दिन हम
बेगूसराय में गया था तो वहाँ पर दूल्हे को किडनैप करके शादी की जाती थी। मुझे किसी ने बताया कि एक गांव है जहाँ पर गरीब लड़कियों के माता पिता दहेज नहीं दे पाते हैं, तो दूल्हे को गन पॉइंट पर किडनैप करते हैं और शादी कर देते हैं। तो दूल्हे की खूब ठुकाई भी होती है, खूब पिटाई भी होती है। हाँ, नहीं मानता तो खूब पिटाई होती है, ठुकाई भी होती है और गन पॉइंट पर शादी करा के लड़की को विदा कर दिया जाता है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी। मैंने इस पर एक बहुत बड़ी स्टोरी लिखी कि कैसे होती है शादियाँ, पूरा ऑर्गेनाइज गैंग इसके लिए बना हुआ है कि आप लड़का पसंद करिए, गैंग को बता दीजिए, वो जाएगा बंदूक के नोक पर उठा लाएगा, बेटी की शादी करा देगा। शादी होने के बाद लड़का छोड़े नहीं, उसमें भी दबाव बनाएगा वो गैंग। तो ये स्टोरी पायनियर में मेरी छपी थी, मैरिजेज एट गन पॉइंट, एक पेज में। और उसको देखकर जी न्यूज से एक टीम आई मुझे खोजते हुए कि आप ये स्टोरी हमको कराइए। तब मैं जानता भी नहीं था कि टेलीविजन में भी पत्रकारिता होती है। तो अब उस समय चैनल में खबरें नहीं चलती थी, प्रोग्राम्स चलते थे। इनसाइड प्रोग्राम था हम लोगों का, आधे घंटे का डॉक्यूमेंट्री। तो उसके लिए मैंने रिसर्च का काम किया और मेरा नाम पहली बार टीवी पर आया एज ए रिसर्चर। तो वहीं से ऑफर मिला और मैं अचानक रैंडमली मीडिया में आ गया। कोई प्लानिंग नहीं थी मीडिया में आने की, कोई मैंने मीडिया की पढ़ाई नहीं की है। और 21 साल जी न्यूज का बिहार झारखंड का हेड रहा। अचानक नौकरी छोड़ी, अपना अखबार शुरू किया, अपना चैनल शुरू किया। चैनल आज भी चल रहा है मेरा। ये सिटी पोस्ट कब शुरू किया? सिटी पोस्ट तो 2018 में किया है, लेकिन पीटीएन न्यूज हमने 1995 में शुरू कर दिया। पीटीएन सबसे पहला चैनल था वो बिहार का। अच्छा, वो अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हाँ। तो अब फिर यूट्यूब चैनल का जमाना आया, तो मैंने सोचा कि भाई अब कैरेज फी कहाँ से देंगे, चैनल चलाने में कैरेज फी बहुत लगता है, केबल वाले बहुत पैसा मांगते हैं, डीटीएच वाले बहुत पैसा मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो जो पति हूँ नहीं पत्रकार हूँ, तो मुझे लगा कि भाई यूट्यूब बढ़िया है, कंटेंट अच्छा रहेगा तो लोग खोज के खुद देख लेंगे, खुद देखते हैं। हमको अब केबल वाले के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। हाँ। और डीटीएच को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने उसमें एंट्री ली और 1 साल के अंदर मेरे 12-13 लाख सब्सक्राइबर हो गए और व्यूज आज की तारीख में मेरे इलेक्शन में भी 10 करोड़ प्लस था 1 महीने का व्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन बिहार का नंबर 1 चैनल हम। दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत करें। यूट्यूब चैनल में क्या है कि व्यूज के लिए लोग कुछ भी दिखाते हैं जी, वो मैं नहीं करता। मैं आपको देखता हूँ सर कि अनर्गल न्यूज नहीं होता, बेकार का नॉनसेंस टाइप का। जो राष्ट्रीय मीडिया के लिए काम किया है तो मैं चाह के भी नहीं कर सकता। अब जो 21 साल की कमाई है उसको यूट्यूब में व्यूज लेने के लिए थोड़ा बर्बाद कर देगा कोई। तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया, व्यूज के लिए कोई न्यूज नहीं बनाया। हाँ, गंभीर खबरें उठाता हूँ, कोई स्कैंडल हो तो छोड़ता नहीं हूँ, चाहे मंत्री हो अधिकारी हो सबको धोता हूँ। और कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे खिलाफ कैंपेन चलाया, किसी के खिलाफ अभियान नहीं, लेकिन खबर है तो चलेगी जी, खबर है तो दिखेगी, चलेगी। वो कोई तो एकदम निडर रहे सर, निष्पक्ष। इसी वजह से लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया। अब सोचिए कि 1 महीने में 10 करोड़ व्यूज बिना मसाला दिए आए। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि अच्छा है बिल्कुल। और मालिक ये नहीं कहता है ना कि जाकर उनका इंटरव्यू लेना है, उनके खिलाफ चलाना है, उनके समर्थन में चलाना है। और जी न्यूज में भी था मैं, तो उस समय ऐसा जमाना था कि मीडिया को बहुत फ्रीडम था, बहुत आज़ादी थी। मैं तय करता था कि मुझे क्या चलाना है। अब चैनल के मालिक तय करता है कि क्या चलाना है, पत्रकार तय नहीं करता है। इसलिए आपको चैनलों की खबरों में पत्रकारिता नहीं दिखेगी, वो मालिक का डिसीजन दिखेगा जी। तो मुझे नागवार गुजरा, जीवन भर फ्री होकर काम किया, अपनी शर्तों पर किया, फिर क्यों हम मालिक के हिसाब से अपना पत्रकारिता करेंगे। तो मैंने छोड़ा, यूट्यूब लॉन्च किया और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो सर सिलीगुड़ी में आपका कब हो रहा है एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट? देखिए मैंने दिल्ली में शुरू कर दिया है, साउथ ईस्ट में मेरा ऑफिस हो गया है। बंगाल में सनमार्ग अखबार वहाँ का नंबर 1 अखबार। क्या नाम बोले? सनमार्ग बंगाल का नंबर 1 अखबार है, हिंदुस्तान है। वो मेरा पार्टनर बन गया है। अच्छा, 50% का। तो बंगाल में भी शुरू हो गया है और अब आएंगे सिलीगुड़ी, पहले तो घूमना है मुझे। बिल्कुल घूमूंगा, फिर वहाँ भी कर दूंगा। अब बात हो ही गई है सर का कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम में आप हमारे आप चैनल भी लॉन्च कर। हाँ चलिए, बहुत ही खूबसूरत